दोस्तों, आज हम लोग मौर्य साम्राज्य के बारे में पढ़ेंगे। आखिर मौर्य साम्राज्य की स्थापना कैसे होती है और मौर्य साम्राज्य के कौन-कौन से ऐसे महान शासक थे जो इतिहास के पन्नों में एक ऐसे स्थान रखते हैं और एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि वहाँ से क्वेश्चन लगातार बनता है। देखो, हम लोगों को सिर्फ टारगेट यही है कि यही होना चाहिए कि हम लोग एग्जाम में अच्छा स्कोर पूरा कर पाएँ। एग्जाम में जिस टॉपिक से क्वेश्चन बनता है, उस टॉपिक पे हमारा विशेष फोकस हो। क्योंकि हमको उतना ज्ञानी नहीं बनना है, हमको लेक्चरर नहीं बनना है, हमको एज़ इतना बड़ा प्रोफ़ेसर नहीं बनना है। फ़िलहाल में हमको एक टीचर का एग्ज़ाम निकालना है, उस एग्ज़ाम में इस टॉपिक से क्वेश्चन कैसे बनते हैं, इस पे विशेष फ़ोकस होना चाहिए हम लोगों का। और मैं स्पेशली उतना ही फ़ोकस करके पढ़ा रहा हूँ कि जितना आप लोगों के लिए सफिशिएंट हो, आपके एग्ज़ाम के लिए सफिशिएंट हो और एग्ज़ाम ओरिएंटेड दृष्टि से पढ़ना चाहिए। और मौर्य एम्पायर में मैं इसके लास्ट क्लास में आप लोगों को मगध पे शासन बता चुका हूँ कि मगध पे किस प्रकार हर्यक वंश का स्थापना हुआ। हर्यक वंश की स्थापना के बाद शिशुनाग वंश का स्थापना होता है। हर्यक वंश, ध्यान रखना, जो क्रम है हर्यक वंश, फिर शिशुनाग वंश, फिर तुम्हारा नंद वंश, फिर तुम्हारा मौर्य वंश, जो क्रम है मौर्य वंश तक। आज हम लोग मौर्य वंश ही पढ़ने वाले हैं, क्योंकि इन वंशों के बारे में मैं आपको हल्का-हल्का ब्रीफ करके बता दिया हूँ कि संस्थापक कौन था, महान शासक कौन था, उसके बारे में हल्का-फुल्का बता दिया हूँ। ज़्यादा नहीं पढ़ना है। क्रम याद रखो, संस्थापक याद रखो। जैसे मान लो हर्यक वंश का संस्थापक कौन था, बताओ? लास्ट क्लास में पढ़े होंगे, मैं खुद पढ़ाया हूँ, याद रखना। बिंबिसार। कौन था? बिंबिसार। बिंबिसार कौन था? हर्यक वंश का संस्थापक था। आपको ध्यान रखना ही है। जैसे मान लो शिशुनाग वंश, नंद वंश, आपको याद नहीं रखोगे संस्थापक कौन है, फिर आप एग्ज़ाम में अच्छे नंबर नहीं ला पाओगे, क्योंकि बीपीएससी ने फैक्चुअल डाटा ही पूछना है यहाँ से, और बीपीएससी फैक्चुअल पूछता है तो आपको याद रखना पड़ेगा। देखो मौर्य वंश, अभी हम पढ़ रहे हैं मौर्य वंश। मौर्य वंश के बाद आता है शुंग वंश। शुंग वंश आता है। शुंग वंश के बाद आता है कर्ण वंश। कर्ण वंश के बाद आता है सातवाहन वंश। देखो, जो सातवाहन वंश आता है, कौन? सातवाहन वंश। तो इनके बारे में आप लोगों को लगातार पढ़ना है। तो अभी मैं पढ़ा रहा हूँ आपको मौर्य एम्पायर के बारे में। मौर्य एम्पायर के बारे में अब मैक्सिमम फोकस मेरा अशोक पे रहेगा। देखो, मौर्य एम्पायर में दो लोगों के बारे में जानना बहुत जरूरी है, चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक, कि दो बहुत ही महान शासक हुए। और दोनों के, चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक के बारे में, क्योंकि एक तो संस्थापक ही था और दूसरा एक बहुत, अशोक महान के नाम जाना, बहुत बड़ा त्यागी था, बहुत बड़ा योद्धा था। देखो, तो शुरुआत करते हैं कि भारतीय इतिहास का, देखो मौर्य जो साम्राज्य था और जो इतिहास की दृष्टि से देखते हैं तो भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग माना जाता है मौर्य एम्पायर को। और 322 ईसा पूर्व, 322 ईसा पूर्व। अब ये मत पूछना कि सर 22 ईसा पूर्व क्या होता है और ईस्वी में क्या अंतर है। अब ईसा पूर्व और ईस्वी में क्या अंतर है पूछना मत हमसे, क्योंकि मैं पिछली वीडियो में आपको स्पष्ट रूप से क्लियर कट करके पढ़ा चुका हूँ, उतना बातें मैं आपको बता चुका हूँ, ठीक है? तो आप उतना चीज़ें आप ध्यान रखना। और देखो, 322 ईसा पूर्व में स्थापना होता है और इसकी 185 ईसा पूर्व तक इसका शासन होता है मौर्य एम्पायर का। और मौर्य साम्राज्य भारत का पहला विशाल साम्राज्य था, जिसने प्रायः पूरा जो उपमहाद्वीप था ना, वो भारत का जो उपमहाद्वीप क्या कहते हैं, भारत हो गया, ये भारत हो गया, भारत के आसपास के जो देश हो गए, तो अब भारतीय इस प्रायद्वीपीय भारत कहते हैं। उपमहाद्वीप में अगर पाकिस्तान, जो हिमालय है, तो हिमालय के आसपास की तराई में जितने भी क्षेत्र हैं, सब भारत के ही पार्ट हैं। तो भारत के पार्ट थे प्राचीन काल में, इसको कहा जाता था भारत का उपमहाद्वीप, ठीक है? तो इस सारे क्षेत्रों पर अशोक का शासन स्थापित हो गया था। उसने महान अशोक महान बहुत महान शासक था। तो इसकी स्थापना कब हुई? 322 ईसा पूर्व मौर्य साम्राज्य का, और 185 ईसा पूर्व का शासन रहा। मौर्य साम्राज्य का संस्थापक कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य था, ध्यान रखना। मौर्य साम्राज्य का संस्थापक कौन था? तो चंद्रगुप्त मौर्य था। देखो, चंद्रगुप्त मौर्य इसकी स्थापना कैसे करता है? कहा जाता है कि चंद्रगुप्त मौर्य उस, ना क्षत्रिय था, ना एक बड़े कुल से आता था, ना एक ब्राह्मणवादी शासक था, ना क्षत्रिय था, तो ब्राह्मणवादी शासक भी नहीं था, क्षत्रिय भी नहीं था, फिर भी उसने मौर्य साम्राज्य की स्थापना की। किसके बल पे? चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने गुरु चाणक्य, जिसको विष्णुगुप्त कहा जाता है, विष्णुगुप्त के मार्गदर्शन में
मौर्य वंश, चंद्रगुप्त मौर्य मौर्य वंश का स्थापना करता है। देखो कहानी थोड़ा सा समझो आप, क्योंकि हल्का सा आप लोगों को कहानी समझना जरूरी है। नंद वंश का शासन था, नंद वंश का शासन था मगध पे, और नंद वंश का अंतिम शासक था घनानंद। और घनानंद के दरबार में एक ब्राह्मण, चोटीधारी ब्राह्मण चाणक्य का अपमान होता है। चाणक्य का अपमान होता है और चाणक्य का अपमान किया जाता है। इस अपमान के बदले चाणक्य ने अपनी चुटिया खोलकर यहाँ पे प्रतिज्ञा लेते हैं कि नंद वंश के विनाश, नंद वंश का मैं विनाश कर दूंगा। और एक नंद वंश के विनाश के बाद एक सुंदर, स्वच्छ और एक दयासीन, जो दयालु हो, वैसा वंश की स्थापना करूंगा। यह चाणक्य का एक प्रतिज्ञा था नंद वंश के नंद वंश के शासक घनानंद के सामने। और घनानंद को उन्होंने कहा कि अपने समूल जो चोटी था ना खोल दिया और प्रतिज्ञा ली कि मैं तुम्हारा अंत कर दूंगा, तुम्हारा साम्राज्य का अंत कर दूंगा। और वहीं होता है, चंद्रगुप्त मौर्य ने एक बालक को, एक रोड पे पड़ा हुआ बालक को उठाता है और वहां से उसको एक राजा बनाता है, उसको प्रशिक्षित करता है, मार्गदर्शन देता है। तक्षशिला ले जाकर, कहाँ, तक्षशिला विश्वविद्यालय में, तक्षशिला में जाकर उसको हर प्रकार की शिक्षा देता है। और शिक्षा देने के बाद उसको नंद वंश के घनानंद से लड़ाई होती है, घनानंद को पराजित करके, और नंद वंश चंद्रगुप्त ने मौर्य वंश का स्थापना करता है। वहीं चंद्रगुप्त क्या था, तो विष्णुगुप्त जो चाणक्य कहते हैं, इनका चेला था और इनकी गुरु चाणक्य थे, इतना याद रखना। विजय अभियान, तो सिकंदर के सेनापति सेकुलस निकेटर को पराजित करता है चंद्रगुप्त ने, और लगभग 500 हाथी दिए। क्योंकि देखो जो चंद्रगुप्त ने जब सिकंदर के सेनापति निकाटर को हराता है, उसके बाद सेल्यूकस ने अपनी बेटी के विवाह चंद्रगुप्त से कर देता है। और बेटी के विवाह होने के बाद चंद्रगुप्त ने उसको 500 हाथी समर्पित करता है, किले जब 500 हाथी, क्योंकि चंद्रगुप्त साम्राज्य में बहुत ज़्यादा हाथी रहा करता था। अर्थशास्त्र एक पुस्तक है जिसके लेखक हैं, अर्थशास्त्र के लेखक हैं वहीं चाणक्य हैं, अर्थशास्त्र के लेखक हैं चाणक्य। और इनकी पुस्तक है मुद्रा राक्षस के लेखक है विशाखा दत्त। ये सब ध्यान रखना, क्योंकि पुस्तक से क्वेश्चन। अर्थशास्त्र के लेखक कौन है? अर्थशास्त्र क्या है? एक राजनीति की पुस्तक है, ना कि इकोनॉमिक की पुस्तक, अर्थशास्त्र की पुस्तक नहीं है। इतनी बातें आप ध्यान रखना। देखो बिंदुसार अशोक के पूर्ववर्ती शासक, चंद्रगुप्त के पुत्र बिंदुसार ने, देखो अशोक के बाद कौन किसका शासन आता है? बिंदुसार का शासन आता है। और बिंदुसार अमित्र घात की उपाधि धारण करता है, करे शत्रुओं का संहार करने वाला। बिंदुसार का शासन 297 ईसा से लेकर 273 ईसा पूर्व तक बिंदुसार का शासन स्थापित रहता है। और बिंदुसार का शासन स्थापित होता है। और बिंदुसार अशोक के पूर्ववर्ती। देखो अशोक का, बिंदुसार कौन था? अशोक का पिता था, अशोक के महान के पिता था बिंदुसार। और इसने आमित्र घात की उपाधि धारण करता है। सीरिया के राजा एंटियोकस प्रथम से राजनीतिक संबंध स्थापित होता है और डेमेट्रियस दूत बनकर यहाँ पे भारत आता है। दक्षिण भारत में कर्नाटक तक विस्तार। और 16 पुत्र अशोक द्वितीय सुभद्रांगिनी से अशोक का जन्म होता है। इसका माना जाता है कि 16 इसके पुत्र थे जो बिंदुसार था। ठीक है, बिंदुसार के बाद इसका जो पुत्र होता है अशोक महान शासक बनता है। अशोक महान 269 में शासक बनता है। और लगभग 261 ईसा पूर्व में कलिंग युद्ध होता है। देखो 269 में यह सिंहासनारोहण पर स्थापित होता है और इसको चंडाशोक के नाम से भी जाना जाता है। कलिंग युद्ध होता है 261 ईसा पूर्व में और 1 लाख लोग मारे जाते हैं, 1.5 लाख लोग बंदी बनाए जाते हैं। अशोक को गहरा आघात पहुंचता है और 260 ईसा पूर्व में अशोक क्या होता है, कलिंग के बाद सब कुछ त्याग देता है, बौद्ध धर्म ग्रहण करता है और उपगुप्त के प्रभाव से धम्म का मार्ग चुनता है। उपगुप्त कौन था? इसके गुरु था, अशोक के गुरु था उपगुप्त। और उपगुप्त के माध्यम से धम्म का मतलब होता है धर्म का मार्ग चुनता है। और लगभग 37 वर्ष के शासनकाल के बाद 238 ईसा पूर्व अशोक का मृत्यु हो जाता है। भारत के इतिहास में सबसे महान सम्राट के रूप में अशोक जाना जाता है। इतनी बातें ध्यान रखना। धम्म और अशोक का नैतिक शासन करे कि धम्म कोई धर्म नहीं है बल्कि सामाजिक राजनीतिक करे कि अहिंसा और करुणा धम्म की बात करता है। पशु बलि पर प्रतिबंध, चिकित्सालयों की स्थापना, धार्मिक सहिष्णुता, सभी धर्मों का सम्मान, 12वें शिलालेख मूल लेख मिलता है।
अशोक के बारे में शिलालेख में सभी धर्मों के सम्मान के बारे में बात की गई है। धम्म महापात्रा धम्म प्रचार के प्रति विशेष अधिकारियों की नियुक्ति कर कहीं किसी को श्रीलंका भेजता है, तो किसी को नेपाल भेजता है, तो किसी को चीन भेजता है। अशोक धर्म का प्रसार, बौद्ध धर्म के प्रसार में लगा रहता है। देखो, मौर्यकालीन कला और वास्तुकला। मौर्यकाल भारत का प्रथम शाही कला माना जाता है। स्तूपों का निर्माण होता है मौर्य साम्राज्य में। सांची का स्तूप, सारनाथ का और स्तूप बौद्ध धर्म के पवित्र स्मारक माना जाता है। मौर्य साम्राज्य में स्तंभों का सारनाथ का स्तंभ 4 सिंह वाला जो स्तंभ है धर्म चक्र का माना जाता है। यहाँ पर बौद्ध धर्म से जुड़ा हुआ स्तंभों के निर्माण है। गुफाएं, बराबर की गुफाएं जो चट्टान को काट कर बनाया गया है, जो बिहार में है। गुफाओं के बारे में ध्यान रखना। मौर्य प्रशासन और अर्थशास्त्र कह रहे कि राजा, मंत्री के बाद प्रांतीय राजकुमार थे, फिर जिला प्रशासन। मौर्य साम्राज्य का जो शासन था ये केंद्रीकृत शासन था। कौन सा केंद्रीकृत शासन था मौर्य साम्राज्य में? सेंट्रलाइज शासन था मौर्य साम्राज्य में, केंद्रीकृत शासन था। इतनी बातें ध्यान रखना। क्वेश्चन अगर बीपीएससी ने पूछना होगा तो बीपीएससी क्वेश्चन कैसे पूछेगा? कलिंग युद्ध कब हुआ था? तो 261 ईसा पूर्व में हुआ था। बीपीएससी 65वीं और 67वीं में क्वेश्चन पूछ चुका है। अशोक के शिलालेख किस लिपि में है? तो याद रखना मुख्य रूप से ब्राह्मी लिपि में है, लेकिन उत्तर पश्चिम अगर भाग में चले जाएं, जैसे हम लोग उधर चले जाएं राजस्थान के साइड में, अगर हम लोग पाकिस्तान के साइड में जाएं तो वहाँ पे खरोष्टी लिपि का उदाहरण मिलता है। यूनानी और अरमाइक में भी इसके शिलालेख मिलते हैं। मुद्रा राक्षस के लेखक कौन है? पूछा, विशाख दत्त हैं। अशोक ने किसके उपरांत बौद्ध धर्म ग्रहण किया था? बीपीएससी तो उपगुप्त। किसके उपरांत बौद्ध धर्म ग्रहण किया था? देखो, उपरांत कहने का मतलब है किसके प्रभाव में आकर ग्रहण किया था, उपगुप्त के प्रभाव में आकर। और किस कलिंग युद्ध के बाद बौद्ध धर्म पर ग्रहण किया था? देखो, अब कुछ क्वेश्चन में डाल रखा हूँ, क्वेश्चन अटेम्प्ट करो आप लोग कि मौर्य साम्राज्य के संस्थापक कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य था। अशोक के शिलालेख सर्वप्रथम किसने पढ़ा था? जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा था। आमित्र घात की उपाधि किसने धारण की? बिंदुसार ने। आमित्र घात की उपाधि बिंदुसार ने धारण की। बिंदुसार कौन था बताओ? अशोक का पिता था। मौर्य काल में ग्राम प्रमुख को क्या कहते थे? ग्रामी कहते थे। कुछ डेट हो गया इंपॉर्टेंट, अब डेट याद रखना क्योंकि बहुत जरूरी। देखो, इतना सीधे मौर्य एम्पायर का कुछ मैपिंग हो गया कि अखंड भारत में फैला हुआ था मौर्य एम्पायर, समझे? इसको मौर्य एम्पायर कहते हैं, मौर्य एम्पायर। देखो, ये क्वेश्चन इससे ज़्यादा नहीं बनेगा, मैं जितना पढ़ा रहा हूँ उतना। अगर आप लोग थोड़ा सा बोरियत महसूस हो रहा है तो आप लोग ध्यान रखना, आपको एग्जाम में आपको एक सीट लेना है। एक सीट लेने के लिए कुछ चीज़ आपको याद करना पड़ेगा, कुछ चीज़ रटना पड़ेगा, और जितना इंपॉर्टेंट फैक्चुअल डाटा है तो मैं आपको बता रहा हूँ, कुछ कहानी, कुछ कंसेप्ट बता रहा हूँ कि आप लोग दिमाग में बैठे। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।